तो हम लोगों ने कल एक सूत्र देखा था, सर्वनामनस् तृतीया च। प्रणाम और मैम। हाँ, प्रणाम बेटा। और इस सूत्र में हमने देखा कि सर्वनाम शब्दों के साथ जब हेतु शब्द का प्रयोग और जो है और साथ ही साथ हेतु शब्द, इन दोनों में तृतीय और षष्ठी दोनों होती है, यहाँ पर ये बताया गया था। अब इसी के साथ लगा हुआ एक वार्तिक है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें वही देखना था आज। और वो ये है कि निमित्त पर्याय प्रयोग, ये इसको बस ध्यान इस तरीके से दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपको, क्योंकि अभी जो है षष्ठी और दूसरी विभक्ति का प्रयोग करने की आप बात कर, तृतीया का प्रयोग की बात कर रहे थे, और अभी कह देंगे कि सारी विभक्तियां लगा सकते हैं। तो इसमें देखने वाली चीज ये है कि निमित्त शब्द हो अगर, ठीक है, निमित्त कह रहे, निमित्त और पर्याय प्रयोगी, निमित्त और निमित्त का पर्यायवाची कोई हो, जैसे निमित्त का मतलब क्या होता है, कारण हो गया, हेतु हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर प्रयोजन, इस प्रकार के कोई शब्द आपके सामने अगर मिल रहे हैं आपको, तो आप क्या कीजिए जो है, अब वहां पर आपको जो है सर्वनाम हो चाहे कुछ और हो, ठीक है, अगर सर्वनाम है तो आप जो है, और जो है सर्वनाम के अलावा कुछ और भी हो, सर्वनाम ना भी हो तो भी कोई शब्द हो, तो भी आप क्या करेंगे, वहां पे सारी विभक्तियां प्रयोग करेंगे। कह रहे हैं सर्वासाम प्राय दर्शनम, प्रायः क्या होता है, सर्वासाम सभी का, सभी सर्वासाम का शाम विभक्ति नाम, सभी विभक्तियों का क्या होता है, दर्शन होता है। यानी कि आप क्या करेंगे, सारी विभक्तियों का यहाँ पर प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक की सारी विभक्तियां लगा देंगे। ठीक, किस समय, अगर आपके सामने निमित्त, कारण और प्रयोजन, हेतु इत्यादि शब्द आए, तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ सर्वनाम हो, ठीक है, अगर सर्वनाम नहीं भी हो तो भी वहां पर आप क्या करेंगे जो है, ये विभक्तियां लगा देंगे। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियां होती जिसमें कि सर्वनाम में तो सारी विभक्तियां लगती हैं, लेकिन अगर सर्वनाम नहीं है तो प्रथमा और द्वितीय छोड़ करके बाकी शेष सारी विभक्तियां वहां पर लग जाती हैं। ठीक, चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ से दिया हुआ है, और कितना है, काउंटिंग करने पे कितना है मैम 6। 6 है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। 6 उदाहरण इसलिए है क्योंकि जो पहला है किम निमित्तम वसति, इसी में जो है द्वितीय विभक्ति भी का भी अंतर्भाव हो गया है, मतलब द्वितीय और प्रथमा और द्वितीय में किम शब्द ही बनता है ना रूप। तो यहाँ पे कह रहे हैं किम निमित्तम वसति, प्रथमा द्वितीय में किम निमित्तम। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि किम शब्द यहाँ प्रथमा में है, तो निमित्तम शब्द भी यहाँ पर प्रथमा में ही होगा, ठीक है। और मतलब कि ये जो दूसरे में आप देख रहे हैं केन है, तो जैसे केन आपने जो है तृतीय विभक्ति में लिखा है, तो निमित्त भी बदल के क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति में क्या तृतीय बन विभक्ति जाएगा, में निमित्तेन। है ना। इस प्रकार से हर विभक्ति के साथ दोनों में परिवर्तन होगा, यानी कि हेतुवाची शब्द में परिवर्तन होगा, साथ में सर्वनाम है या जो है संज्ञा शब्द जो भी है आपके पास, उसमें परिवर्तन आप कर देंगे। ठीक, दोनों में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं किम निमित्तम वसति, प्रथमा द्वितीय में केन निमित्तम निमित्तेन वसति, यानी कि तृतीय विभक्ति में कस्मै निमित्ताय वसति, किसमें हो गया आपका, चतुर्थी। चतुर्थी में। पंचमी में क्या हो गया, कस्मात् तस्मात्। निमित्ताय वसति। फिर षष्ठी में कस्य निमित्तस्य वसति, और सप्तमी में कस्मिन् निमित्ते वसति। इस प्रकार से इन्होंने ये जो सर्वनाम है हमारे किम, कस्मै इत्यादि के साथ ये जो हेतुवाची शब्द निमित्त इत्यादि हैं, इनके साथ आपने क्या किया है, इस वार्तिक की सहायता से सारी विभक्तियों का आपने यहाँ पर प्रयोग कर दिया है। तो ये वार्तिक बस इतना कहता है आपसे कि निमित्त शब्द हो या उसके पर्यायवाची शब्द हो, कारण, हेतु, प्रयोजन इत्यादि शब्द हो, उनमें प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं, प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। प्रायः कहने का मतलब क्या है कि अगर सर्वनाम नहीं है, ठीक है, अगर सर्वनाम नहीं है तो प्रथमा द्वितीय का प्रयोग मत करिए, उसके अलावा सारी विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द को रख के देखते हैं निमित्त की जगह पे। चलिए कारण रख करके बनाइए, किम, किम कारणम वसति, ठीक है। फिर केन
निमित्त की जगह कारण शब्द को रख करके बनाइए। केन, केन कारणेन वसति। हाँ, केन कारणेन वसति। फिर अगले में आप बनाइए कस्मै, कारणे कारणात, कारणाय, कस्मै कारणाय वसति। फिर उसके बाद बना दीजिए पंचमी में, क्या बनाएंगे? कस्मात कारणात वसति। फिर कस्य कारणस्य कारणस्य वसति। और फिर उसके बाद सप्तमी में कस्मिन, कारणे। हाँ, कारणे वसति। इस प्रकार से आप जो है बनाएंगे। फिर अब जो दूसरी बात यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि प्रायः शब्द का मतलब ये है कि अगर सर्वनाम है तब तो सारी विभक्तियां हो जाएंगी, लेकिन अगर सर्वनाम नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ देते हैं। इन उदाहरण वाक्यों में निमित्त शब्द का प्रयोग है, अतः हेतुवाचक सर्वनाम किम शब्द से क्रमशः प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां हुई हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। फिर आगे ये कह रहा है कि वार्तिक में आए हुए प्रायः शब्द का अभिप्राय यह है कि जब सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है तब कौन सी दो विभक्तियां नहीं होती हैं? बता चुके हैं आपको। द्वितीय। हाँ, प्रथमा और द्वितीय विभक्तियां नहीं होती हैं। बाकी जो बची विभक्तियां यानी कि तृतीया से लेकर के सप्तमी तक की वो सारी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो उदाहरण इन्होंने दिया है, ज्ञानेन निमित्तेन हरि सेव्या, ज्ञान के कारण या ज्ञान के लिए हरि सेवनीय है, हरि सेवा करने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान शब्द है वो सर्वनाम तो है नहीं, है ना, सर्वनाम नहीं है। तो इसीलिए जो प्रायः शब्द वार्तिक में आया है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी दो विभक्तियां नहीं लगाएंगे? प्रथमा द्वितीय। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथमा द्वितीय नहीं लगी है, यानी कि ज्ञानम शब्द का प्रयोग नहीं किया है इन्होंने, नहीं, है ना, क्योंकि वार्तिक में मना कर दिया, वार्तिक में मना कर दिया गया। यानी कि शुरू कहाँ से कर रहे हैं? ज्ञानेन तृतीय। ज्ञानेन मतलब कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। और फिर उसके पश्चात चतुर्थी में ज्ञानाय निमित्ताय, पंचमी में ज्ञानात निमित्तात्, और फिर उसका षष्ठी में ज्ञानस्य, और फिर सप्तमी में ज्ञाने निमित्ते हरि सेव्या। ठीक है, ये जो है इस वार्तिक का अभिप्राय है। किसी को कुछ पूछना है, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? सेजल दीदी? समझ में आ गया मैम। चलिए, सेजल परीक्षा देने क्यों नहीं गई नेट की? क्या बोली है मैम? नेट की परीक्षा क्यों नहीं देने गई आज? हम फॉर्म नहीं भरे थे। भरना चाहिए ना। जिस दिन लास्ट डेट था ना उस दिन पता चला। नहीं, वो तो मैंने आपके समझाने के लिए बताया कि आपको लिखना होगा, बाकी तो जो है आप निमित्त करके ही लिखिए। बाकी इतना तो विवेक आपका खुद भी काम करेगा कि यहाँ पर निमित्त शब्द का पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है, कारण, हेतु, प्रयोजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? हाँ। हाँ, फिर उसके बाद अगले पेज का भी ले लीजिए, यहाँ तक का। और प्रश्नों को थोड़ा सा एकदम दिमाग खोल के तैयार करिएगा, क्योंकि और पढ़िए, कायदे से समझ इसको तैयार करिए, क्योंकि जो है प्रश्न थोड़े से आड़े तिरछे करके पूछ ले तो कम से कम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो प्रश्न कितना भी घुमा फिरा करके जो है पूछे आप कर ले जाएंगे उसको। और चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। षष्ठीयत सर्थ प्रत्ययेन, और ये सूत्र कह रहा है कि एतद योगे षष्ठी स्यात्, एतद योगे षष्ठी स्यात्, इनके योग में षष्ठी होती है। तो किनके योग में षष्ठी होती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ से आपको मिलेगा नीचे से,
कि अतसुच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों, ठीक है, अतसुच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्दों से हाँ, शब्दों से तथा उसके अर्थ वाले प्रत्ययों में अंत होने वाले शब्दों के योग में, यानी कि इन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के साथ जो दूसरे शब्द आएंगे उनमें यहाँ पर षष्ठी होती है। ठीक, अब इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रत्यय की बात की जा रही है अतसुच, ठीक है, ये अतसुच क्या है और इसमें आने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अतसुच प्रत्यय जो है वो है अतस प्रत्यय तथा उसके अर्थ को अर्थ वाले अन्य प्रत्यय, उसी अर्थ के अन्य प्रत्यय। तो यहाँ पर जो अतसुच प्रत्यय है उनमें कौन कौन से प्रत्यय हैं आप देख लीजिए, असर्थ प्रत्यय है उनमें कौन कौन से प्रत्यय जरा देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको इस किताब में नहीं मिलेगा। जैसे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अतसर्थवाची, अतसर्थवाची जो प्रत्यय है कौन कौन से, तो इन्होंने कहा है अतसुच, अतसुच, आस, आसी, आसी में ब्रैकेट में अस रहेगा क्योंकि स के ई को जो हटा देंगे तो बचेगा अस, अस्ताति, अस्ताति, जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर लीजिएगा। अस्ताति ब्रैकेट में अस्तात, रिल ब्रैकेट में री एवं रिष्टात, ठीक है, रिष्टाति। कहने का मतलब कि अतसुच प्रत्यय में अंत होने वाले शब्द और इसके अलावा उसके अर्थ के समान अर्थ रखने वाले, यानी कि असी, अस्ताति, रिल, रिष्टाति, ये शब्द, ठीक है, इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द आपके सामने आएंगे, ठीक है तनु, इन शब्द इन जो है प्रत्ययों से बने हुए शब्द आपके सामने आएंगे। तो ऐसे में जो है क्या नाम है पूनम दीदी, आपको करना क्या होगा कि इनके योग में जो शब्द दूसरे शब्द आए होंगे, ठीक है, इनके योग में जो दूसरे शब्द आए होंगे उस दूसरे शब्द में आपको क्या कर देना है, षष्ठी विभक्ति, हाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में प्रत्ययों को भी हम देखेंगे साथ साथ कि कौन कौन से प्रत्यय कैसे कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणतः, ठीक है, ग्रामस्य दक्षिणतः, पुरः पुरस्तात्, ठीक है। तो पहला उदाहरण देखते हैं, ग्रामस्य दक्षिणतः, ठीक है, यहाँ ग्रामस्य शब्द का प्रयोग सबके साथ होगा, ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पुरः, ग्रामस्य पुरस्तात्, ग्रामस्य उपरि, ग्रामस्य उपरिष्टात्, इन सब में सिर्फ ग्रामस्य जोड़ेंगे। लेकिन जो है क्या नाम है हम इसको कैसे समझेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिणता उठाते हैं और बनाते हैं ग्रामस्य दक्षिणता, यानी कि इस वाक्य का मतलब क्या है, गांव से दक्षिण की ओर, ठीक है, गांव से दक्षिण की ओर, ग्राम से दक्षिणता, गांव से दक्षिण की ओर जाओ, वहां पे तुम्हें मेरी भैंस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गांव से दक्षिण की ओर की बात हो रही है, तो यहाँ जो दक्षिण आपके शब्द, बुक में लिखा है गांव के दक्षिण की ओर, हाँ मतलब गांव के दक्षिण की ओर, गांव से दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर जो है दक्षिण शब्द से जो है जो सूत्र है आपका, ठीक है, इस सूत्र से जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अतसुच प्रत्यय, अतस प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है।
ठीक है, अतस प्रत्यय लगा हुआ है, स का लोप होगा, ठीक है, और उसके पश्चात ये जो अत बचा हुआ है इसको दक्षिणता बचेगा ना। हाँ मैम। इतना तो व्याकरण आप लोग कर ही लेते हैं कि जान सकते हैं कि जब स का लोप कर दिया है तो अत बचा है और अत को दक्षिण में कैसे रखना है। तो यहाँ पर दक्षिणत शब्द के साथ जो है, चूंकि दक्षिणता शब्द के साथ कौन सा पद आया हुआ है? अत नहीं, वो तो जो है दक्षिण शब्द बना, अच्छा, उसके साथ प्रत्यय ग्रामस्य से तसुच प्रत्यय बना हुआ है, साथ में, हाँ साथ में जो पद ग्रामस्य आया आया है है वो है हमारा ग्रामस्य। ठीक है, ग्राम आया हुआ ग्राम। है, ठीक है, ग्राम आया हुआ है, गांव आया हुआ है, तो गांव में कौन सी विभक्ति लगा देंगे आप? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। किस सूत्र से लगा देंगे? ये षष्ठी आते, ये जो सूत्र अभी नया है। ठीक है, इस सूत्र से आप क्या कर देंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, किसमें? ग्राम में। ठीक है, ग्राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आप बना देंगे ग्रामस्य दक्षिणतः। ठीक है, इसको लिख लीजिए, हम एक उदाहरण की आपको अन्विति लिखवा देंगे, शेष आप स्वयं से लिख लीजिएगा। ठीक, सूत्र लिख लीजिए। ये हो गया हमारा पहला प्रत्यय। अब दूसरा प्रत्यय हमारा है असी। ठीक है, तो असी से हम क्या बनाएंगे? तो अगला जो हम इन्होंने लिखा है पुरः। ठीक है, अगला लिखा है इन्होंने पुरः, तो लिखेंगे क्या हम? ग्रामस्य पुरः। एक मिनट रुकिए तो। हाँ, तो अगला जो उदाहरण है वो है ग्रामस्य पुरः। इसका क्या अर्थ होगा? गांव के पुरः मतलब सामने, गांव के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुरः शब्द है ये असी प्रत्यय लग करके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पूर्व शब्द से जो है असी प्रत्यय करके और यहाँ पर जो पूर्व शब्द है उसके स्थान पर पुर आदेश करके और अस प्रत्यय का को जोड़ करके यहाँ पर पुरः शब्द बन रहा है। तो यानी कि ये जो पुरः शब्द है हमारा, ये जो है तिवारी जी, ये कैसा है, किस प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है? असी। ठीक है, असी यानी कि अस प्रत्यय से मिलके बना हुआ है, और इसके योग में आने वाला शब्द कौन सा है पूनम? ग्रामस्य। पूनम हो, ठीक है, ग्रामस्य। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति हम इस सूत्र से लगा देंगे। इसको आप लोग खुद से लिख लेंगे। मैम, ग्रामस्य पूर्व पूर्व साथ है ना? तो अगला जो हमारा उदाहरण है इसी में का ग्रामस्य पुरस्तात्। यहाँ पर जो है पुरस्तात् जो आपका आ रहा है आपके पास, तो इस पुरस्तात् में आप इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अस्तातिथि। ठीक है, अस्ताति। ठीक है, यानी कि अस्तात प्रत्यय लगा करके आपने यहाँ पर पूर्व शब्द से अस्ताति प्रत्यय करके और पूर्व शब्द को पुर आदेश करके अस्तात प्रत्यय को जोड़ करके शब्द बनाया है पुरस्तात्। इसका भी मतलब है गांव के सामने।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पुरस्तात शब्द के साथ योग आया है किसका, हमारे गांव का। तो इस गांव में आप कौन सी विभक्ति लगा देंगे, पुरस्तात होने के कारण षष्ठी विभक्ति। ठीक है, और षष्ठी विभक्ति लगा करके आप ग्रामस्य रूप बनाएंगे। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बस इसमें सूच प्रत्यय है तो उसके जगह यही सब प्रत्यय लगाते जाएंगे ना मैम। हाँ, मतलब जहां जहां आपके जो है शब्द बदलेंगे वहां वहां प्रत्यय भी बदलेंगे। फिर उसके पश्चात अब जो बच रहा है वो बच रहा है ऊपरी और उपरिष्टात, यानी कि रिल और रिष्टात। तो यानी कि ऊपरी, ग्रामस्य ऊपरी, अब एक साथ लिख देते हैं, ग्रामस्य ऊपरी और ग्रामस्य उपरिष्टात। ग्रामस्य ऊपरी और ग्रामस्य उपरिष्टात अगर संधि कर देंगे तो ग्रामस्य ऊपरी ऐसे लिख करके आ सकता है। ठीक है, तो गांव के ऊपर, दोनों शब्दों का मतलब है गांव के ऊपर। ग्रामस्य ऊपरी का मतलब भी गांव के ऊपर है और ग्रामस्य उपरिष्टात का भी मतलब है गांव के ऊपर। ठीक है, गांव के ऊपर दोनों का मतलब है। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया है, ऊर्ध्व शब्द के स्थान पर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ठीक है, और तो ऊर्ध्व के स्थान पर उप आदेश किया गया है और रिल प्रत्यय करके हमने यहाँ पर ऊपरी बनाया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, ऊर्ध्व शब्द से उप रख करके उसके बाद जो है हमने यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाया है, रिष्टात प्रत्यय लगाया हुआ है। और ये दो शब्द हमने बनाए हैं। अब इन दो शब्दों के साथ हमारे किस शब्द का योग हुआ है, ग्राम शब्द का। ठीक है, तो ग्राम शब्द में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके ग्रामस्य रूप बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लेंगे खुद से। अनुवृत्ति समझाइए फिर से। सेम रहेगी जैसे आपने वैसे वहां पे लिखा हुआ है ग्रामस्य दक्षिणता में, वैसे ही वहां पे आपको लिखना होगा कि जो है ग्रामस्य, मान लीजिए आप लिखते हैं ग्रामस्य पुरः, तो यहाँ पर जो है गांव अर्थात गांव के सामने, यहाँ पुरः शब्द, ठीक है, यहाँ पूर्व शब्द से जो है, ठीक है, यहाँ पूर्व शब्द से कौन सा प्रत्यय, असी प्रत्यय करके, ठीक है, यहाँ पूर्व से असी प्रत्यय करके यहाँ, ऊपरी वाला समझाइए, ऊपरी वाला। हाँ, तो वहां पर आपको लिखना होगा कि यहाँ ऊर्ध्व शब्द के स्थान पर उप आदेश, ठीक है, ऊर्ध्व शब्द के स्थान पर उप आदेश और री और रिष्टात प्रत्यय लगा करके क्या करेंगे, ग्राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बंद कर दो। लिख लोगे कि भाई जो है किससे पूछे हम, लिख लेंगे मैम, देखते हैं। हाँ, प्रयास कीजिएगा, लिख सकें लिखिएगा, और नहीं तो फिर बताइए जैसा हो। मैम इसको लिखवा दीजिए। क्यों सेजल, क्या कहती हो? हम लिख लेंगे। एक लिखवा रहे हैं ग्रामर से ऊपरी से। बस वही लिखवाइए, उसको हम नीचे वाला कर लेंगे। अर्थात गांव के ऊपर, गांव के ऊपर यहाँ ऊर्ध्व शब्द के स्थान पर उप आदेश, ऊर्ध्व शब्द के स्थान पर उप आदेश, उप आदेश और उप में हलंत नहीं रहेगा, प में उप आदेश और रिष्टात प्रत्यय, रिष्टात प्रत्यय लगाकर रिष्टात प्रत्यय लगाकर रिष्टात जो है ग्राम नहीं, यहाँ पे तो रिल लगेगा, रिल प्रत्यय लगाकर, रिल प्रत्यय लगाकर ऊपरी शब्द बनता है। रिष्टात लगाने से तो उपरिष्टात हो जाएगा। रिल प्रत्यय लगाकर ऊपरी शब्द बनता है।
इसके योग में ग्राम शब्द में षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययन सूत्र से षष्ठी विभक्ति होकर ग्रामस्य उपरि सिद्ध हो जाता है। ग्रामस्य उपरि सिद्ध हो जाता है। अगला मैम सूत्र, हाँ ये उद के स्थान पर उप आदेश है, तो उद कहाँ से आया? ऊर्ध्व। हम्म। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? क्या होता है ऊर्ध्व का मतलब? ऊपर मैम। ऊपर। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, और गांव से ऊपर की बात हो रही है तो हम यहाँ पर ऊपर ही लगाना है। ठीक है, तो ऊपर ही जब लगाना है तो इसका मतलब है कि ऊर्ध्व शब्द से हम यहाँ पर उप लाएंगे। उप के तो बहुत सारे मतलब होते हैं ना, उप का मतलब समीप भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो है उप शब्द को ऊर्ध्व के मतलब रखना है, तो यहाँ पर ऊर्ध्व शब्द से हम यहाँ पर पहले उप रखेंगे, फिर उसके पश्चात उसमें रिल प्रत्यय करके ऊपरी शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर के, ये जो उप शब्द है ये ऊपर के अर्थ में चला जाएगा, ऊर्ध्व के लिए चला जाएगा। ठीक है मैम। तो अगला सूत्र है एनपा द्वितीया। और ये कह रहा है एन बनतेन योगे द्वितीया स्यात्। ठीक, तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि भाई जो है यहाँ पर एनपा द्वितीया षष्ठी विभक्ति का प्रसंग चल रहा है, और यहाँ ये कह रहे हैं एनपा द्वितीया, तो यहाँ ये कैसे है? इसको तो द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए था, है कि नहीं? तो आगे कह रहे हैं एन पेति योग विभागात षष्ठ्यपि। योग विभाग करने पर जो है इसमें जो है एन प्रत्यय के योग में क्या होता है? षष्ठी भी होती है। ठीक है, योग विभाग अभी समझाएंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इस सूत्र से कितनी विभक्तियां आप लगा सकते हैं? 2 विभक्तियां। ठीक है, प्रश्न बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। आपको पूछा जा सकता है कि एनपा द्वितीया से कौन सी विभक्ति लगती है, और ऑप्शन में दिया रहेगा द्वितीया षष्ठी, द्वितीया षष्ठी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा प्रश्न बना के देता है तो द्वितीया हम कोई भी व्यक्ति होगा जो नहीं जानता है वो द्वितीया मार के चला आएगा कि एनपा द्वितीया लिखा हुआ है तो द्वितीया लगेगी। लेकिन यहाँ पर आगे इन्होंने कहा है कि योग विभाग करने पर द्वितीया के साथ साथ आप षष्ठी भी लगा सकते हैं। ठीक, विकल्प से है क्या मैम? हाँ, विकल्प से है क्या? नहीं, ये विकल्प जो है विकल्प भी है। हाँ, विकल्प है, विभाषा से है, तो इसको विकल्प से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये भी लग सकती है। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। मैम ये विकल्प से था ना, मतलब वो फोन आ गया था। हाँ हाँ भाई, विकल्प से होगा। कितने फोन आते तुम लोगों के? नहीं, वो भैया कर दिया है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं और फिर समझते हैं कि क्या है, कैसे है, योग विभाषा क्या है। उदाहरण इन्होंने दिया है दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। अब जब वा कह दिया है तो वा का मतलब क्या हो गया भाई? अथवा। अथवा का मतलब विकल्प। दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा, गांव के दक्षिण। ठीक है, गांव के दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपका जो है ग्राम पद है, ठीक है, यहाँ जो ग्राम पद है वो आपने 2 विभक्तियों के साथ इस्तेमाल किया है, यानी कि पहले ग्रामम में क्या है?
कौन सी विभक्ति लगाई है? द्वितीया। द्वितीया। और ग्रामस में कौन सी विभक्ति लगाई है? षष्ठी। षष्ठी। क्योंकि ऐसा करने की इजाजत आपको कौन सा सूत्र दे रहा है? एनपा द्वितीया। वो ये कह रहा है कि एनप, ठीक है, एनप प्रत्ययांत शब्दों के योग में, ठीक है, एनप प्रत्ययांत शब्दों के योग में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो कि आपको एनप प्रत्यय से बना हुआ दिखाई पड़ रहा है? ग्रामस्य थोड़ा सा है। दिमाग लगाइए और इसमें बताइए कि कौन सा शब्द है जिसमें कि एनप प्रत्यय लगा होगा। मैं आपके साथ दक्षिणेन। हाँ, दक्षिणेन, क्योंकि यहाँ पर प की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से और फिर उसके पश्चात बचेगा क्या? एन। तो यहाँ दक्षिण के साथ हम क्या जोड़ दिए हैं? एन। और जब दक्षिण के साथ एन जोड़ दिए हैं तो यहाँ हो गया दक्षिणेन। यानी कि ये जो शब्द है हमारा दक्षिणेन, ये कैसा शब्द हो गया? एनप द्वितीया। हाँ, एन प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो गया। ठीक, अब जब ये एन प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो गया हमारे पास, तो इसके योग में हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों लगाएंगे। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर है? हाँ मैम, क्लियर है। हाँ, अब योग विभाग समझ लीजिए कि योग विभाग क्या होता है। योग विभाग देखिए इष्ट सिद्धि के लिए होता है, अपने अर्थ को सिद्ध करने के लिए होता है। क्योंकि सूत्र तो सिर्फ इतना कह रहा है आपसे ना कि आप क्या कर दीजिए? द्वितीय विभक्ति लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ सूत्र को जब हम विभाग करेंगे, बांटेंगे, यानी कि सूत्र को जब हम बांटेंगे तो यहाँ पे सूत्र है हमारा एनपा द्वितीय। जब हम बांट देंगे तो ये एनपा अलग हो जाएगा, द्वितीय अलग हो जाएगा। अब हम यहाँ जब एनपा और द्वितीय को अलग कर दिए तो एनपा के साथ क्या करेंगे? इसके पहले का जो सूत्र है, उसके जस्ट पहले का सूत्र कौन सा है? षष्ठ्यंत। हाँ, तो उससे हम यहाँ षष्ठी पद ले लेंगे। ठीक है, एनपा के साथ हम अब षष्ठी पद ले लेंगे, षष्ठी पद का योग कर लेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया? विभाग किया, दोनों को अलग अलग किया, एनपा और द्वितीया को अलग अलग कर दिया। और जो है हमने एनपा के साथ अब इसके जस्ट पहले वाले सूत्र से कौन सा शब्द ले लिया? षष्ठी। और तब हमने बनाया कि यहाँ पर एनपा षष्ठी, यानी कि एन प्रत्यय से के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। और एनपा द्वितीया तो अपने आप में अलग है, ये है जो बता रहा है कि एनप प्रत्यय से द्वितीया लगा दीजिए। यानी कि एनप जो है के साथ हमने षष्ठी की जो अनुवृत्ति कर ली, पहले एनप और द्वितीया को बांट दिया, विभक्त कर दिया और विभाग कर दिया, फिर इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ? षष्ठी के साथ। इसको कहते हैं योग विभाग। ये हम किस लिए कर रहे हैं? अपना इष्ट सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हमको अपना जो है उल्लू सीधा करना है। कुल मिलाकर के सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम क्या करेंगे? हम जो है एनपा के साथ साथ हमको जब षष्ठी लाना है तो हम पहले दोनों को अलग करके एनप के साथ हम ऊपर से षष्ठी को लेकर के एनपा षष्ठी बनाएंगे। और एनप के योग में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी और एनपा द्वितीय सूत्र है, ये है, वो कह देगा कि द्वितीय लगा दीजिए। ठीक, इसको कह रहे हैं योग विभाग। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? मैम योग विभाग वाला फिर से बोल दीजिए। विभाग का मतलब क्या होता है? अलग। अलग जैसे करना। हिंदी। आपने किसको अलग किया सबसे पहले? मतलब ये उदाहरण के हिसाब से? नहीं, सूत्र के हिसाब से बताइए। योग विभाग के संदर्भ में आपको उदाहरण में जाना ही नहीं है। एनपा और द्वितीया को, हाँ, एनपा को और द्वितीया को हमने सबसे पहले अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको एनपा द्वितीया से इतना तो पता चल गया कि जो है एन प्रत्यय से द्वितीया विभक्ति होगी, लेकिन वृत्ति में कहा है कि योग विभाग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? षष्ठी भी ला रहे हैं। तो योग विभाग क्या है? सबसे पहले हम एनपा द्वितीया को अलग करेंगे और एनपा के साथ हम किसको ले आएंगे? इसके जस्ट पहले वाले सूत्र से षष्ठी को ले आएंगे और तब हो जाएगा एनपा षष्ठी। यानी कि एनपा से द्वितीया भी होती है और एनपा से क्या होती है? षष्ठी भी होती है। ये एनपा से जो षष्ठी ला रहे हैं
ये हम कैसे ला रहे हैं, योग विभाग के बल पर ला रहे हैं, यानी कि अलग करके फिर हम दूसरे शब्द को जोड़ करके हम यहाँ पे षष्ठी का अनुवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है योग विभाग। समझ में आ गया?